जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PYQ 2023 करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम में PYQ रिपीट हो रहा है। शुरू से जितना भी एग्जाम हुआ है सारे में PYQ आया है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। तो हमने 2025 का भी PYQ अपलोड कर दिया है, 2024 का भी PYQ अपलोड कर दिया, 2023 का भी PYQ अपलोड कर दिया, मतलब करने जा रहा हूँ। ये आपका 2023 वाला है। अब आप बोलोगे भैया इतना सारा PYQ याद कैसे करेंगे? यही तो खूबी है, आपको हमारे वीडियो से ना ही उतारना पड़ता है और ना ही आपको रटना पड़ता है, क्योंकि हमारे वीडियोज के क्वेश्चन आंसर की भाषा इतना सरल होती है, इतना आसान होता है। बस ध्यान से उसको सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा और जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से कर पाओगे। यानी बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग जो है आसानी से आंसर दे पाओगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पर एक छोटा सा मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जो बेहतरीन क्वालिटी वाले वीडियो होते हैं ना, वो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो हम आपको व्हाट्सएप पे उपलब्ध करवाते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले सवाल को। एक बात और, आपके मन में सवाल आता होगा कि भैया मैं आपका वीडियो क्यों देखूं? बस पहले ही सवाल से आपको पता चल जाएगा कि आपको हमारा वीडियो क्यों देखना चाहिए और क्यों नहीं देखना चाहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अच्छा ना लगे वीडियो छोड़ के चले जाइएगा, ठीक है? क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ना ही कलम चलानी पड़ेगी ना ही आपको उतारना पड़ेगा, सिर्फ वीडियोज़ देखोगे और आपको याद हो जाएगा। और पूरा का पूरा जितने सवाल आपके सब्जेक्टिव है ना, सारे हम डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सवाल कहीं से भी उठा के पूछ लेंगे। आइए, सबसे पहला सवाल है, प्रवास को परिभाषित करने के लिए पूछा गया था। प्रवास को परिभाषित करेंगे, प्रवास का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बस जाना। देखिए कह रहा है, जब लोग रोजगार, शिक्षा, विवाह या फिर बेहतर जीवन खोज में अपना अस्थायी निवास स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर रहने जाते हैं तो इसे प्रवास कहते हैं। क्या शिक्षा के लिए इंसान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है? क्या आप अभी जहाँ रह रहे हो, क्या रांची जाकर पढ़ाई नहीं करोगे, दुमका जाकर पढ़ाई नहीं करोगे? करोगे ना भाई। तो आप यहाँ से गए वहाँ की जनसंख्या बढ़ा दिया आपने, बढ़ाया ना। तो यही चीज़ होता है। विवाह, किसी का शादी होता है, लड़की का शादी, यहाँ लड़की का घर रहता है मान के चलो दुमका में, शादी हुआ चली गई रांची, तो ये भी तो प्रवास हुआ ना, एक तरह का प्रवास हुआ ना। अब और या विवाह हो गया, बेहतर जीवन जीने के लिए इंसान का मान लें यहाँ पे रोजगार नहीं है, चला गया दूसरा जगह, दिल्ली में जाकर रहने लगा, तो यही इसी को बोलते हैं हम लोग प्रवास, ठीक है? तो इसी बात को यहाँ पे कहा गया है कि बेहतर जीवन की खोज में अपने अस्थायी निवास स्थान को छोड़कर, यानी कि जो वहाँ पे परमानेंट वो रहता था उसको छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर रहने जाते हैं तो इसे हम प्रवास कहते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पे देखिए, अस्थायी निवास स्थान को छोड़कर वो दूसरे स्थान पे जा रहा है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। ये अस्थायी या फिर अस्थायी दोनों प्रकार का हो सकता है। क्यों? कुछ लोग जाते हैं, मान के चलो मुंबई गए रहने के लिए, तो वहाँ किराए के मकान में रह रहे तो वो अस्थायी तौर पे गए। लेकिन अगर वो वहाँ पे मान के चलो कि अभी वो कहाँ रह रहे हैं, झारखंड के साहिबगंज जिले में रह रहे हैं, ठीक है? झारखंड के साहिबगंज जिले में रह रहे हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से मकान बेच करके चले गए, जाके रांची में जाकर के अपना मकान खरीद कर रह गए, तो वो अस्थायी रूप से चले गए। बात समझ में? तो ये अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार से हो सकता है। प्रवास से जनसंख्या वितरण पर प्रभाव पड़ता है भाई, कैसे नहीं पड़ेगा? मान के चलो कि रांची की जनसंख्या भी 1 लाख है और यहाँ साहिबगंज की जनसंख्या भी 10,000 है। तो यहाँ से अगर 1,000 वो रांची चला गया तो यहाँ तो 1,10,000 हो गया, लेकिन यहाँ तो 90,000 हो गया ना। तो प्रवास से जनसंख्या के वितरण पर क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। बात समझ में आई? उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया। क्या आप इसको रटोगे? बिल्कुल नहीं रटोगे भाई। अब आप डिसाइड करो कि आपको हमारी वीडियोस में बने रहना है या फिर नहीं बने रहना। अगर बने रहना है तो लाइक कर देना भाई, ठीक है? क्योंकि बहुत मेहनत से, आज सुबह भी मैंने आप लोगों के लिए एक लॉन्ग वीडियो डाला था, फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत मेहनत लग रही है बनाने के लिए। कुछ नहीं कीजिए, मेरा शौक़ है कि हमारे वीडियो पर ना 1,000 लाइक पूरा हो। तो हर वीडियोज़ पर, जितने भी लॉन्ग वीडियोज़ में बना रहा हूँ ना सब्जेक्टिव का, भाई मेरी मेहनत के हिसाब से 1,000 लाइक सब में होना चाहिए, ठीक है? चलिए आइए, कर्तन और कृषि और दहन कृषि को परिभाषित करने बोला है। देखिए कर्तन, इसमें किसान पहले पेड़ पौधे, कर्तन का मतलब कतरना, काट देना, ठीक है? इसमें किसान पहले पेड़ पौधे और झाड़ियों को काट कर ज़मीन साफ़ करते हैं। क्या करते हैं? ज़मीन को साफ़ करते हैं और फिर खेती करते हैं। ये हो गया कर्तन कृषि। आइए अब आते हैं दहन। दहन मतलब आग लगा देना, दहन कर देना, राख कर देना। यानी कि इसमें काटे गए पेड़ पौधे को सुखाकर जला दिया जाता है। उनकी राख मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, जिससे कुछ वर्षों तक अच्छी फसल होती रहती है। अब ये लोग करते क्या? 2 तरह का, कर्तन और दहन में समझ लीजिए। अगर क्या करेंगे, पहले माने घास भूसा ज़मीन में इस तरह से उगा हुआ है, घास भूसा उगा हुआ है, ये लोग इसको काट देंगे, काट करके ज़मीन साफ़ करके खेती कर लेंगे। पहला तरीका ये हो गया कर्तन। दहन में क्या होगा, जो भी घास भूसा ये लोग काटे थे ना, इसको क्या करेंगे, ये लोग जला देंगे, जला के राख बनाएंगे। उस राख को फिर यही मिट्टी में मिला देंगे खाद के तौर पे, ठीक है? अब इसको करके फिर ये लोग आगे मतलब कि करते रहेंगे, ठीक है? मतलब खेती करेंगे बहुत अच्छा से। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, द्वितीयक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं?
समझेंगे इसको पहले अच्छे से। द्वितीयक क्रियाकलाप वे आर्थिक कार्य हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग वस्तुओं में बदला जाता है। ध्यान से समझिएगा, सेकंड क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप जो होता है इसमें होता क्या है, जो प्राथमिक क्रियाकलाप होता है ना, प्राकृतिक का मतलब नेचर के द्वारा जो भी सामान दिया जाता है उसका हम लोग क्या करते हैं, वस्तु में बदल देते हैं, उसका हम उपयोग करते हैं, यानी प्रोडक्शन का काम होता है। सिंपल सी बात है, दिमाग में बैठा लिए, द्वितीयक क्रियाकलाप में प्रोडक्शन काम होता है, चीज़ें बनती है, जैसे कि कारखाने में कच्चे माल से कपड़ा, मशीन या अन्य सामान बनाना, ये उद्योगों से जुड़े होते हैं और रोजगार बढ़ाने में मदद करते हैं। बात समझ में आई? समझ में आया सभी को? आइए, पर्यटन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। जब लोग अपने घर से दूर किसी स्थान पर घूमने, आराम करने, ज्ञान प्राप्त करने, मनोरंजन के लिए जाते हैं तो इसे पर्यटन कहते हैं। घूमने फिरने जाते हैं ना, सुने हो पर्यटक स्थल, तो इसका मतलब ही होता है कि पर्यटन से देश की आय बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? मान के चलो अमेरिका से अंग्रेज लोग आते हैं हमारे यहाँ लाल किला देखने, ताजमहल देखने, तो वो लोग यहाँ के खर्चा करेंगे, ठीक है। तो रिक्शा पे बैठेंगे तो रिक्शे वाले को पैसा देते हैं, टेम्पू पे बैठेंगे टेम्पू वाले के पैसा देंगे, टिकट कटाएंगे, ठीक है, फिर ताजमहल का टिकट कटाएंगे, तो ये सब क्या होता है, उसका इनकम बढ़ता है, ठीक है। नए रोजगार मिलते हैं, क्या मिलते हैं, लोगों को रोजगार भी नया नया मिलता है और उस स्थान का विकास होता है। बोलोगे भैया ये वाला समझ में नहीं आया, तो जाओगे कहीं कहीं ना तो गाइड आपको होता है, गाइड देखे हो, गाइड क्या करते हैं, घुमाते फिराते हैं आपको, ठीक है। तो नए नए रोजगार भी मिलते हैं आपको। ये सब याद करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 5, परिवहन से आपका क्या अभिप्राय है, बताते हैं। लोगों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की व्यवस्था को परिवहन कहते हैं। आप यहाँ हैं, यहाँ से आपको वहाँ पहुँचा दिए और जिस माध्यम से हमने आपको ले गया उसको हम लोग परिवहन बोलते हैं, जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। बात समझ में आया? बोलिए भैया सड़क परिवहन कौन होता है? अरे बस, रेल परिवहन रेलगाड़ी, जल वो जहाज चलता है, स्टीमर नाव वो चलता है, और वायु परिवहन तो हवाई जहाज, तो आपको पता ही है। तो परिवहन का मतलब हो गया सफ़र करना। सिंपल सा बात है भाई, दिमाग में बैठा लेना, बना के लिखना है, 4 लाइन 5 लाइन जितना बना सकते हो बनाना, ठीक है। डरते आप लोग का ना दिल में बस वो डर बैठ गया है, जो रट के जाएंगे वही आंसर होगा। अरे ऐसा बात नहीं है भैया, वहाँ पेपर में लिखा जाता है विद्यार्थी यथासंभव प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दें। आप अपने ज्ञान को कॉपी में उतारें, डरे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आइए, यह व्यापार संपर्क और विकास के लिए बहुत जरूरी है तथा समय और दूरी को क्या कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट आते हैं ग्रामीण बस्तियां क्या है आपको बतानी है, ठीक है। देखिए, ग्रामीण बस्तियां वे स्थान है जहां कम जनसंख्या रहती है। गांव में जनसंख्या शहर से ज़्यादा रहेगी कि कम? बोलो कम, ठीक है। और लोगों को मुख्य काम वहाँ का जो होता है खेती होता है वहाँ का। अच्छा, गांव का बोलेंगे हम, गांव में कौन सा काम होता है? अरे गांव में क्या बताए भैया जी, गांव में सिर्फ खेत होता है, वहाँ खाली खेती होगा। गाय भैंस ज़्यादा होती है तो पशुपालन होता है। अन्य प्राथमिक कार्य होते हैं। कौन से कार्य? प्राथमिक कार्य, सेकेंडरी कार्य नहीं होगा। सेकेंडरी कार्य में कारखाने लगेंगे। गाँव में कारखाना आज तक देखो लगा हुआ, शहर में लगता है कारखाना। तो अन्य प्राथमिक कार्य इसलिए यहाँ पे लिखा गया। प्राथमिक कार्य क्यों होता है? क्योंकि वो नेचर से जुड़ा होता है। जैसे मधुमक्खी पालन प्राथमिक कार्य में आएगा, मछली पालन प्राथमिक कार्य में आएगा, ये तालाबों में मछली पालना ये सब गांव में होता है, ठीक है। यहाँ का जीवन बिल्कुल सरल होता है भाई, कठिन नहीं होता, बिल्कुल सिंपल जीवन है भाई, ठीक है। प्राकृतिक वातावरण अधिक होता है और यह और सुविधाएं शहरों की तुलना में क्या होती है, यहाँ पे कम होती है। आइए क्वेश्चन नंबर आते 7 में, कह रहा है कि कोई भी एक लौह खनिज का नाम बता दीजिए। देखिए भैया, हेमेटाइट एक प्रमुख लौह खनिज है। क्या है? हेमेटाइट एक प्रमुख लौह खनिज है। इससे लोहा बनाया जाता है और ये उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में ये झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में पाया जाता है। अगर ये सवाल आपके 2 नंबर वाला में आता है तो अगर आप इतना सा भी लिख के जाओगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आया? क्योंकि आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि कोई भी एक लौह खनिज का सिर्फ नाम पूछा है, ऐसा नहीं बोला उसके बारे में विवरण दीजिए। तो मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। अगर आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे छोड़ देना, ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, कह रहा है कि कुटीर उद्योग के यानी 4 विशेषताओं को लिखना है। कुटीर उद्योग जो होता है उसके 4 विशेषताओं को लिखना है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन मैंने आपको 2025 वाला भी करवा दिया है, 2024 वाला भी करवा दिया है, ये 2023 वाला चल रहा है। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, तो उसको सुन लीजिए, आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम लोग PYQ कर रहे हैं और PYQ क्या होता है, हर साल रिपीट होता है ना, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए,
कुटीर उद्योग छोटे स्तर पर चलने वाले उद्योग होते हैं। कुटीर उद्योग हमेशा छोटे और छोटे उद्योगों को बोला जाता है, जिन्हें प्रायः परिवार के सदस्य मिलकर चलाते हैं, फैमिली मेंबर ही चलाते हैं। इसमें अधिक पूंजी और बड़ी मशीनों की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हाथकरघा वाला कपड़ा वपड़ा बनाने वाला होता है, ये उद्योग घर गाँव में ही स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, ये उद्योग कहाँ स्थापित किए जाते हैं? घर और गाँव में ही स्थापित हो जाता है। कुटीर उद्योगों में स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, जैसे हाथकरघा, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जो खिलौना बनाते हैं, गुल्लक बनाते हैं, छोटे छोटे गुड़िया बनाते हैं मिट्टी के, हाथी घोड़ा बनाते हैं। ये सब क्या है? कुटीर उद्योग में आता है। टोकरी आदि बनता है, देखते हो कि सूप, डलिया, टोकरी, ये सब किसमें आते हैं? ये सब हाथ से बनाते हैं लोग, घरे में बना लेते हैं। इसके लिए कोई फैक्ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुटीर उद्योग। इनसे परिवार की आर्थिक ज़रूरतें पूरी होती है भाई, रोज़ का रोटी दाल चावल का खर्चा निकल जाता है और अतिरिक्त वस्तुओं को बाज़ार में बेचकर आय प्राप्त होती है। यह रोजगार का अच्छा साधन होता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग पारंपरिक कौशल और कला को भी सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, साथ ही ये बड़े उद्योगों पर निर्भरता कम करते हैं और गांव में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी भी आप देखोगे हमारे यहाँ जो छठ पूजा होती है, छठ पूजा में जितने भी सूप, डलिया ये सब आते हैं, ये सब गाँव से बन कर आते हैं और शहरों में बिकते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, दिवाली के जो दिए बनते हैं ये गाँव से बन कर आते हैं और शहरों में बिकते हैं, है ना। तो ये सब कुटीर उद्योग है। सड़क परिवहन का 3 लाभ बताना है कि सड़क परिवहन है, ठीक है, रेलगाड़ी बहुत अच्छा है, हवाई जहाज़ बहुत अच्छा है। हाँ भैया ठीक है, आप रेलगाड़ी से सफ़र करो, आप पैसे वाले हो, आप हवाई जहाज़ से सफ़र करो, आप पैसे वाले हो। लेकिन हमें यहाँ पर आप बता दो कि सड़क परिवहन का 3 लाभ क्या है, 3 प्रॉफिट बताना है आपको। ठीक है, चलिए बताते हैं। देखिए, सड़क परिवहन सबसे सरल और सुविधाजनक परिवहन साधन माना जाता है। पहला ये कि यह गाँव को शहरों से जोड़ता है। ये विलेज को कहाँ से जोड़ देगा? बड़े बड़े शहरों से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? सड़क जोड़ता है। सड़क परिवहन, बस से लोग जाते हैं, अधिकतर आज भी गांव से लोग बस से शहर की ओर जाते हैं, जिससे लोगों को सामान का आवागमन आसान हो जाता है। अब बताओ, वहाँ पर रेलगाड़ी की सुविधा नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा? सामान ले जाने उनाने के लिए तो सड़क परिवहन भी चाहिए ना। दूसरा, इसमें छोटी दूरी तय करने में कम समय लगता है। अगर छोटी दूरी तय करना है तो यहाँ पे कम समय लगेगा। जैसे मान के चलो आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आप यहाँ से तुरंत आधे घंटे में चले जाओगे, लेकिन रेलगाड़ी से अगर जाओगे तो रेलगाड़ी घूमते फिरते प्लेटफार्म होते होते ऐसे 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 आकर के तब ऐसे मिलेगी। यानी इसको अगर 6 घंटा लग रहा है तो ये आधे घंटे में तय कर लेगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो छोटी दूरी में कम समय लगता है यहाँ पे। दूसरा इसमें कहा गया है कि इसमें छोटी दूरी तय करने में कम समय लगता है और सामान सीधे घर या बाजार तक पहुँचाया जा सकता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा, सड़क निर्माण की लागत रेल या हवाई जहाज मार्ग की तुलना में कम होती है और इसे पहाड़, मैदान, रेगिस्तान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बनाया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आया आप लोगों को? चलिए तीसरे पॉइंट को समझते हैं। तीसरा पॉइंट में बोला है सड़क निर्माण की लागत जो होता है, जो उसकी कॉस्ट लगती है बनाने में, रेल या हवाई मार्ग की तुलना में कम होती है और इसे पहाड़ या मैदान या रेगिस्तान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बनाया जा सकता है। मान के चलो ये पहाड़ी रास्ता है, ठीक है, ये एक पहाड़ी रास्ता है। इस पहाड़ी रास्ते में अगर बस से जाना हो तो बस जानते हैं कैसे चलेगा? ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके चल जाएगा, लेकिन रेलगाड़ी नहीं चलेगा। रेलगाड़ी के लिए अब आपको पुल बनाना होगा। पुल बनाने के लिए क्या करना होगा? लो पिलर खड़ा करो, लोहा का पहाड़ बनाओ, पूरा पिलर खड़ा करो, पुल बनाओ, तब जाके रेलगाड़ी चलेगा, या तो सुरंग बनाओ। कितना खर्चा बढ़ गया, ठीक है। लेकिन सड़क परिवहन में वैसा नहीं होता है, ठीक है। पहाड़, मैदान, रेगिस्तान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बनाया जाता है। आपातकालीन स्थिति में बाढ़, सूखा, भूकंप जब आता है तो समय रहते राहत पहुंचाने में भी सड़क परिवहन बहुत उपयोगी है। अब भूकंप आया, मान के चलो यहाँ पे बीचवे में, तो रेलगाड़ी का रास्ता यहाँ से है, तो यहाँ कैसे जाएगा? तो यहाँ से बसें नहीं जाएगा, ट्रकें नहीं जाएगा सामान लेकर के, ठीक है। तो बाढ़ में, सूखा में, भूकंप में ये सब में राहत पहुंचाने का भी काम करता है कौन? सड़क परिवहन, ठीक है। तो ये सब बात भूलने वाली बात नहीं है भाई, आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है। सड़क परिवहन बहुत उपयोगी होता है। इसके विकास से व्यापार बढ़ता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं और क्षेत्र का आर्थिक विकास तेज हो जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करना है। कर देंगे वर्णन। देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जो प्रकृति से लगातार मिलते रहते हैं, जिससे और जल्दी समाप्त नहीं होते। इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है। मुख्य स्रोत है इसका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है और इसका उपयोग बिजली बनाने में, पानी गर्म करने में किया जाता है। देखिए, ये मैं इसलिए स्पीड में पढ़ रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले वाले वीडियो में करवा दिया, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी में पढ़ रहा हूँ इसको, ठीक है। पवन ऊर्जा हवा की मदद से टरबाइन घुमाकर बिजली बनाती है। बायोगैस पशुओं के गोबर से जैविक कचरे और तैयार होती है, जो ईंधन के रूप में काम आती है। ये ऊर्जा स्रोत प्रदूषण को कम करता है और पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। साथ ही ये भविष्य के लिए भरोसेमंद ऊर्जा का विकल्प है और ईंधन की कमी की समस्या को कम करने में मदद करता है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को हटा देता तो आप लोग का रिवीजन नहीं होता, इसलिए जो पिछले जो मैंने करवा दिया वो भी मैंने करवा दिया। देखिए, जल संरक्षण के कितने 3 लाभ बताएं, ये भी मैंने करवा दिया, लेकिन फिर भी मैं करवाऊंगा क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं जो हमारे वीडियो पे आए हैं, ताकि उनका कवर हो जाए।
देखिए करें वर्षा, और आप लोग अगर पुराने हैं, पिछला वीडियो देखा है आपने, तो आप लोग का रिवीजन होगा, ठीक है। तो संयम बनाए रखें। वर्षा जल संरक्षण के किन्हीं 3 विधियों को बताइए। देखिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आप जब कमेंट करते हो ना, पिछला वाला वीडियो में जितने बच्चों ने कमेंट किया ना, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मोटिवेशन मिला, इसलिए थके होने के बावजूद फिर से मैं मैराथन वीडियोज़ बना पाया, ठीक है, लॉन्ग वीडियो बना पाया। तो सिर्फ आपके कमेंट के कारण, आप लोग जब कमेंट करते हो ना भाई, बहुत मोटिवेशन मिलता है, और उसी मोटिवेशन के कारण हम वीडियोज़ बना पाते हैं। आइए देखिए अभी का आवाज़ में देख लेना, ठीक है। और इसका जो पहला पार्ट वाला अपलोड किया था 2025 वाला, उसमें जाके मेरी आवाज़ को देखना, कितना मैं थका हुआ हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, ठीक है। उस दिन मैं बहुत थक गया था, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बहुत सारे वीडियोज़ बने थे, और अंत में आपका जो है यहाँ पे मैराथन वीडियो बना था। तो प्लीज़ भाई सपोर्ट किया करो, काफ़ी थक जाता हूँ, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। वर्षा जल संरक्षण के 3 लाभ बताना है आपको। देखिए वर्षा जल संरक्षण का अर्थ है बारिश के पानी को इकट्ठा कर भविष्य में उपयोग करना। सीधी सी बात है, संरक्षण के करना, बचाना, जमा करना। इसमें पहला विधि है छतों पर गिरने वाले पानी को पाइप के द्वारा टैंक में जमा करना। पहला विधि क्या करते हैं, छत से जो पानी गिरता है पाइप के द्वारा हम उसको टैंक में जमा कर लेंगे, जिससे घरेलू कामों में उपयोग हो सके। दूसरी विधि क्या है, जल को ज़मीन में उतार कर भूजल स्तर को बढ़ाना, जिसे रिचार्ज कहा जाता है, ठीक है। तीसरा विधि क्या है, तालाब, कुएं और छोटे बांध बनाकर पानी को रोकना, ताकि सूखे के समय इसका उपयोग किया जा सके। वर्षा जल संरक्षण से पानी की कमी को दूर होती है, खेतों को लाभ मिलता है और पर्यावरण संतुलन बना रहता है। ये एक सरल और प्रभावी तरीका है जिसे हर क्षेत्र में अपनाना चाहिए, ठीक है। समझ में आया सभी को? बहुत ही आसान था, कैसे कैसे हम लोग पानी का बचत करेंगे, छतों पे पानी इकट्ठा करके पानी के द्वारा से, पाइप के द्वारा से किसी में हम स्टॉक कर सकते हैं। 2 विधि 3 विधि बताए। दूसरा विधि में जल का ज़मीन में उतार कर भू स्तर जल को बढ़ा सकते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर पानी जब हम भेजेंगे तो ज़मीन उसको पानी को टानेगा, पानी के अंदर जो ज़मीन की जो ज़मीन में के अंदर जो पानी की मात्रा है वो बढ़ेगी। तीसरा विधि क्या है, तालाब, कुएँ और छोटे छोटे बांध बनाकर पानी को रोका जा सकता है, उसको जाने नहीं देंगे पानी को, ठीक है, उसको रोक दिए बांध बनाकर, उसी के पानी को हम लोग यूज़ करेंगे। बात समझ में आए कि नहीं? तो 3 विधि यहाँ पे आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर आइए 12 में देखिए, यहाँ पे कहा गया आपसे कि भारत में हरित क्रांति के 3 मुख्य उपलब्धियों का वर्णन करना है, कि उसके फ़ायदे गिनाने हैं आपको, ठीक है। देखिए हरित क्रांति से भारत में कृषि में बड़ा बदलाव आया, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। पहली उपलब्धि ये रही कि गेहूं और चावल के उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि हुआ था, जिससे देश में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। दूसरी, किसानों को उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक और आधुनिक मशीनों का उपयोग शुरू हुआ, जिसमें खेती अधिक लाभदायक हो गई। तीसरा क्या हुआ, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से फसलों की पैदावार बढ़ी और किसानों की आय में सुधार हुआ। हरित क्रांति ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और भुखमरी की समस्या को कम करने में मदद की। हालांकि इसके साथ संसाधनों की संतुलन की आवश्यकता भी महसूस की गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, गुच्छित बस्तियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए गुच्छे का मतलब आप समझते हैं, गुच्छे का मतलब जो जैसे अंगूर का क्या होता है, गुच्छा होता है। इससे आपको क्या समझ में आया कि सभी अंगूर बिल्कुल पास पास हैं, सब एक सटे हुए हैं, ठीक है। बस्तियाँ मतलब सभी बस्ती जो है आपस में एक साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है। गुच्छित बस्तियाँ वे होते हैं जहाँ घर एक दूसरे के बहुत पास बने होते हैं। यह व्यवस्था सुरक्षा, सामाजिक एकता और आपसी सहयोग को बढ़ाती है। ऐसी बस्तियाँ प्रायः उपजाऊ भूमि, जल के स्रोतों के पास पाई जाती है। ध्यान से समझिएगा, जो कोई बस्ती में मान के चलो कि घर अगर सटा करके होगा तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ताकतवर होगा, वहाँ पे चोरी चमारी जल्दी नहीं होगा, वहाँ पे आपसी एकता बना हुआ रहेगा। चोर चुहाड़ वहाँ जाने में डरेगा नहीं भाई, वहाँ पे 50 ठो घर है, वहाँ जाएंगे तो पिटा जाएंगे, ठीक है। और जहाँ पर 2 ठो घर होगा ना, वहाँ आके आराम से चोरी करके निकल जाएगा, डरा के धमका के निकल जाएगा, ठीक है। तो गुच्छित बस्तियाँ जो होती है वो सेफ़ होती है ना, सामाजिक एकता और आपसी सहयोग से बढ़ाती है। ऐसी बस्तियाँ प्रायः उपजाऊ भूमि, अच्छा ऐसी बस्तियाँ यहाँ पे ऐसा गुच्छा बनता क्यों है, क्या ये लोग अपने शौक से बनाते हैं? नहीं, मान करो कहीं पर उपजाऊ भूमि है तो सब लोग चाहेगा कि हम वहीं पर घर बनाएं जहाँ पे हमारी खेती अच्छी हो सके। जल स्रोतों के पास बनाए, जहाँ पे पानी का व्यवस्था है वहीं पर बनाएगा। आजकल देखते हो ज़मीन जगह कोई खरीदता है तो क्या बोलता है, भाई पानी वानी है कि पानी मिलता है कि नहीं मिलता है, पानी निकालने का समस्या नहीं तो नहीं है, नाला वाला बढ़िया से है ना, रास्ता बढ़िया से है ना, तभी देखिएगा वहाँ पे लोग अच्छे लोग वहाँ पे घर बना के रहते हैं, ताकि खेती और दैनिक जीवन आसान हो सके। गांव का मुख्य भाग आवासीय होता है, जबकि खेत बाहर की ओर फैले होते हैं, ठीक है। संकरी गलियां और सामूहिक स्थान इसकी पहचान होती है। इसकी संकरी गलियां होती हैं, जहाँ पे गुच्छे वाले घर बनेंगे तो रास्ता तो संकरी होगा ही होगा, पतला तो होगा ही होगा, ठीक है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे समुदाय की भावना मजबूत होती है। प्राकृतिक आपदाओं या बाहरी खतरों से बचाव में भी ये बसावट सहायक होता है। मैंने बताया था ना, चोरी चुमारी, मारपीट, या फिर मान के चलो कोई
कोई दूसरा गांव इस गांव पे हमला करेगा तो यहाँ पे तादाद ज़्यादा रहेगी तो वो नहीं कर पाएगा डर के मारे। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पे आपको आंसर बना बना के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे इसमें कह रहा है वाणिज्यिक पशुपालन की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करना है। आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है कि वाणिज्यिक पशुपालन वह पद्धति है जिसमें पशुओं को बड़े पैमाने पर व्यापार के उद्देश्य से पाला जाता है। यानी कि देखोगे ढेर सारा बकरी पाला हुआ है, ढेर सारा गाय पाला हुआ, तो वो व्यापार के उद्देश्य से पाल रहा है, शौक से थोड़ी पाल रहा है। पहली विशेषता यह है कि इससे आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जाता है जिससे उत्पादन बढ़ता है। दूसरी, पशुओं की विशेष देखभाल की जाती है और उन्हें अच्छा चारा और चिकित्सा सुविधा दी जाती है। तीसरा क्या होता है, दूध, मांस और ऊन और चमड़े जैसे उत्पाद बाजार में बेचकर लाभ कमाया जाता है। ये पद्धति मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में विकसित होती है जहां पर्याप्त चारागाह उपलब्ध होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जहां पर आप लोग देखोगे जहां पर जानवरों को पाला जाता है तो वो लोग ऐसा नहीं है कि मतलब कि सारे जानवरों को मतलब अनाज खरीद के ही खिलाया जाता है, कुछ को चरवाया भी जाता है। तो चरवाने के लिए क्या चाहिए, चारागाह चाहिए, वहाँ पर हरी भरी घासें होती है उस इलाके में, तभी ये ज़्यादा टिक पाता है। वाणिज्यिक पशुपालन में रोजगार बढ़ता है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत मिलती है। ठीक है, तो ये जो था आपका वाणिज्यिक पशुपालन यानी कि बिजनेस वाला पशुपालन। वाणिज्यिक मतलब क्या हो गया, बिजनेस वाला पशुपालन क्या है। क्वेश्चन आपको क्या बोला, वाणिज्यिक पशुपालन की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए, यानी कि 3 उसके फायदे गिनाने हैं आपको। बिजनेस के पर्पज़ से जो पशुपालन पशुओं को पाला जाता है उसके 3 फायदे आपको गिनाने थे। ठीक है, बात समझ में आई। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। देखिए कहा गया है विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की व्याख्या करिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में बार बार आता है। देखिए, विश्व में जनसंख्या वितरण समान नहीं है। वितरण का मतलब क्या है, बटा होना। कुछ स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं जबकि कुछ जगह खाली होते हैं। इसके पीछे कोई भौगोलिक कारण है। सबसे पहला कारक होता है जलवायु। जहाँ जलवायु ना अधिक ठंडी है और ना अधिक गर्म है वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं, है ना, रहेंगे ना भाई, जहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं ज़्यादा ठंडा नहीं। और दक्षिण पूर्व एशिया। दूसरा, भूमि की बनावट महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या हो गया, भूमि की बनावट यहाँ पे महत्वपूर्ण है। समतल और उपजाऊ मैदानी खेती और घर बनाने के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए यहाँ जनसंख्या अधिक होती है, जबकि पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में कम होती है। ठीक है, तो ज़मीन के आधार पर भी होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, जल की उपलब्धता। नदियों, झीलों और भूजल वाले क्षेत्रों में जीवन आसान होता है, इसलिए लोग वहीं बसते हैं। चौथा, प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, वन और उपजाऊ मिट्टी रोजगार के अवसर देते हैं और जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। ये सब क्या है, जहाँ पे खनिज होगा वहाँ लोग जाएंगे भाई, जहाँ पे कोयला होगा तो काम करने के लिए जाएंगे, पत्थर होगा तो खाद्यान्नों में काम करने के लिए जाएंगे, वन होगा तो जंगलों में काम करने के लिए जाएंगे, उपजाऊ मिट्टी होगी तो खेती करने के लिए जाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा बसेंगे। ठीक है। पाँचवा, परिवहन और संचार की सुविधा भी जनसंख्या बढ़ाती है। आप लोग ऐसे मत लिखना, आप लोग इस तरह से पॉइंट बना बना के लिखना एग्जाम में। ठीक है, अच्छा लगता है और मतलब ना आंसर जल्दी भरा जाता है। ठीक है, तो आप लोग लंबा लंबी बनाइएगा पॉइंट बना बना के। परिवहन, और पांचवा में क्या था, परिवहन और संचार की सुविधा भी जनसंख्या क्या करती है, बढ़ाती है। इस प्रकार अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां जनसंख्या के घनत्व को क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि ग्रामीण अधिवास के किन्हीं 5 प्रतिरूपों की विवेचना करना है। ठीक है, देखिए ग्रामीण अधिवास का अर्थ है गांव की बसावट का स्वरूप। यह प्राकृतिक वातावरण, जल स्रोत और सुरक्षा पर निर्भर करता है। ग्रामीण अधिवास का अर्थ है गांव की बसावट का स्वरूप। यह प्राकृतिक वातावरण, जल स्रोत और सुरक्षा पर निर्भर करता है। पहला है रेखीय प्रतिरूप, जिसमें घर, सड़क, नदी, नहर के किनारे एक सीधी रेखा में बने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर हमेशा ध्यान रखिए। ग्रामीण अधिवास के किन्हीं 5 प्रतिरूपों की विवेचना करना है। ग्रामीण अधिवास मतलब होता है ग्राम में, गांव में जो गांव बसे होते हैं उसके रूपों को, प्रतिरूपों को, 5 प्रकार के प्रतिरूपों को यहाँ पे बोला है आपको बताने के लिए। तो पहला आपने देख लिया कौन सा, रेखीय, जिसको जो कैसे, ग्रामीण अधिवास का अर्थ होता है गाँव की बसावट का जो रूपरेखा है, गाँव कैसे बसा है ये आपको बताना है। तो ये प्राकृतिक वातावरण, जल स्रोत और सुरक्षा पर निर्भर करता है। पहला मैं बताया हमने रेखीय प्रतिरूप, मतलब इसमें क्या होता है, जिसमें घर जो है सड़क, नदी और नहर के किनारे बसे होते हैं, एक सीध में बने होते हैं। दूसरा क्या होगा, चौराहा प्रतिरूप, जहां 2 या अधिक रास्ते के मिलने पर बस्ती विकसित होती है और व्यापार भी सुविधा होती है। तीसरा क्या होगा, तारक यानी स्टार प्रतिरूप, स्टार के आकार में गाँव बना हुआ है, जिसमें एक केंद्र में से कई दिशाओं में सड़कें निकलती है और घर उन्हीं के आसपास बनी होती है, तो स्टार बनाएगा वो। चौथा क्या होता है, वृत्ताकार प्रतिरूप, जहां घर गोलाकार के रूप में किसी जल स्रोत, मंदिर या खुले स्थान के चारों ओर बनाए जाते हैं।
5वां हो जाएगा विखंडित प्रतिरूप, जिसमें घर दूर दूर बने होते हैं, प्रायः पहाड़ी या खेती वाले क्षेत्रों में। इन प्रतिरूपों से पता चलता है कि मानव अपनी ज़रूरत और सुरक्षा के अनुसार बस्तियां क्या करता है, बसाता है, तभी तो इतने प्रकार की बस्तियां बसती है। देखा आपने। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। इसमें कह रहा है कि किसी उद्योग की अव्यवस्थित स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करना है। उद्योग की अव्यवस्थिति को प्रभावित करने वाले, ठीक है। देखिए, उद्योग कहाँ स्थापित होगा, ये कई महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करता है। फैक्ट्रियाँ कहाँ पे लगेगी, ये कई महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला, कच्चे माल की उपलब्धता जरूरी है, तो ऐसे जगह पे वो लोग फैक्ट्री गाड़ते हैं जहाँ से वो माल आसानी से ले सकें, क्योंकि इससे उत्पादन आसान होगा, सस्ता होता है। दूसरा, ऊर्जा या शक्ति के साधन जैसे बिजली और ईंधन उद्योग चलाने के लिए आवश्यक हो, वहाँ पे बिजली की सुविधा हो, ईंधन मिल जाए, ठीक है। तीसरा, बाजार निकटता महत्वपूर्ण हो, बाजार वहाँ पे नज़दीक पड़े, यानी कि कुछ ही दूरी पर बाजार हो, ताकि तैयार माल आसानी से बेचा जा सके। चौथा, पूंजी यानी धन की ज़रूरत होती है, जिससे मशीनें, भवन और श्रमिकों की व्यवस्था की जा सके। अब जब मजदूर काम करेगा तो पैसा लेगा ही। पांचवा क्या होता है, परिवहन की सुविधा कच्चा माल लाने और तैयार माल भेजने में मदद करती है, परिवहन की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। छठा क्या होता है, सस्ता और कुशल श्रम उद्योग के विकास में सहायता होता है, मतलब कि सस्ता मजदूर अगर मिल जाएगा वहाँ पर तो फैक्ट्री और ज़्यादा चलता है। सातवां क्या हो जाएगा, सरकारी नीतियाँ जैसे कर में छूट, विशेष सुविधाएं भी उद्योगों को क्या करती है, आकर्षित करती है। आपको सरकार बोलेगा यहाँ पर फैक्ट्री लगाओ भाई, उससे हम टैक्स कम लेंगे, तो फैक्ट्रियाँ वहाँ लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इन सभी कारकों को संतुलन से उद्योग का सही स्थान जो है वो तय होता है, तब उद्योग जो है अपने फैसला को लेता है कि हमें कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। देखिए, कहा गया है कि भारतीय कृषि की समस्याओं की व्याख्या करना है। देखिए, भारतीय कृषि कई समस्याओं का सामना कर रही है। पहली समस्या है छोटे और बिखरे खेत, छोटे छोटे खेत है, बिखरा हुआ खेत है, कोई यहाँ कोई वहाँ कोई वहाँ, जिससे आधुनिक मशीनों का उपयोग कठिन हो जाता है। दूसरी, मानसून पर निर्भरता है। दूसरा क्या है, हमारी बारिश पे हम लोग निर्भर रहते हैं कि बारिश होगा तो खेती होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम या ज़्यादा होने पर फसल प्रभावित होती है। तीसरी, सिंचाई है कि सिंचाई की कमी के कारण, कम या फिर ज़्यादा होने पर फसल प्रभावित होता है। तीसरा क्या है, सिंचाई की कमी, जिसके कारण कई क्षेत्रों में साल भर तक खेती संभव नहीं होती है। चौथा क्या हो गया, पुरानी तकनीक और साधनों का उपयोग, जिससे उत्पादन कम होता है। पुरानी तकनीक से अगर आप खेती कर रहे हैं तो उत्पादन कम होगा। पाँचवें क्या हो जाएगा, किसानों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने से वे अच्छी बीज और खाद नहीं खरीद पाते हैं। छठा क्या हो जाएगा, भंडारण और बाजार की समस्या, जिससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता में कमी और बढ़ती जनसंख्या का दबाव भी कृषि पर असर डालता है। होता क्या है कि जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लगती है तो लोग क्या करते हैं, खेतों में घर बनाने लगे हैं, तो जनसंख्या भी खेती को क्या कर देता है, प्रभावित करता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर सिंचाई और सरकारी सहायता क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो सवाल में आपसे क्या बोला था, सवाल को समझना था, भारतीय कृषि की समस्याओं की व्याख्या, भारतीय कृषि के पास क्या क्या समस्या हैं, वही बात यहाँ पे बताया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, समझा समझा के सारा बात लिख देना है खुद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 में। 19 नंबर सवाल में आपको कुछ नहीं बोला था, आपको सीधा साधा प्रदत्त संसार के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना था। कनाडा है, चीन है, रूस है, सऊदी अरब है और कोलकाता है। इसको आप लोग नोट कर लो। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा भैया मानचित्र वाला करवा दीजिए, तो मानचित्र वाला हम स्पेशल वीडियोस आप लोगों के लिए लाने का काम करेंगे। एग्जाम के पहले मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि ये सब आपको समझा दूँ, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। साथ ही साथ आप हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा हम बार बार कह रहे हैं कि एग्ज़ाम में आप लोग को कम से कम 5 से 8 साल का PYQ रिवीजन करके जाइएगा। अगर आपके पास PYQ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप हमारा ईबुक ले सकते हैं। हमारा ईबुक जो है वो PYQ वाला ईबुक बन के तैयार है। आप सिर्फ मैसेज कर दीजिएगा, कह दीजिएगा कि भैया मुझे ईबुक चाहिए PYQ वाला, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।